सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है या बार बार हो सकता है? प्यार मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि स्टार्ट में सब कुछ अच्छा लगता है बट धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट कम होने लगती है? इसका एक मेजर रीजन है कि कुछ टाइम के बाद आप अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। प्यार का सीधा कनेक्शन दिल से है, तो क्या प्यार की वजह से हमारे हार्ट हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? अगर हम अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर लें, हम अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को स्टॉप कर पाएंगे, विच विल हेल्प अस इन मेंटेनिंग आवर हार्ट हेल्थ एज वेल। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सोते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है। इट विल हेल्प यू टू रिलीज नेचुरली मोर ऑक्सीटोसिन, जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। आखिर प्यार है क्या? इट्स अ कॉकटेल ऑफ बोथ इमोशंस एज वेल एज न्यूरोबायोलॉजिकल रीजंस। हमें गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा या ये फ्रस्ट्रेशन या ये रिएक्शन हम अपने बॉस पे तो नहीं करते, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई या दोस्तों पर तो नहीं करते, लेकिन हम अपने पार्टनर पर क्यों करते? इजी टारगेट होता है ना। ब्रेकअप के दर्द से हम बाहर कैसे? सेल्फ केयर एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी होता है इस टाइम पे, जब आप एक ब्रेकअप या सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं। क्लोजर कितना जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए आफ्टर ब्रेकअप? जिन लोगों को क्लोजर नहीं मिल पाता वो हमेशा अपने आप को ही डाउट करते रहते हैं, अपने आप पे ही उनको बिलीव नहीं होता कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरे में कोई कमी तो नहीं थी, मैं प्यार के लायक नहीं था। किसी रिलेशनशिप में है, किसी से प्यार भी कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम वो दूसरे पर्सन से भी अट्रैक्ट होंगे या इन्फैचुएट होंगे। एक रिलेशनशिप में रहना और साथ में ही कहीं और इन्वॉल्व होना, उसमें आप 3 लोगों की लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं। चीटिंग के बाद रिलेशनशिप में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? तो लगता है कि उस चीज को भूल के आगे इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करना, कमिट करना आपके लिए मुश्किल है, तो यू शुड नेवर गो अहेड विद इट। प्यार क्या है? ये प्यार कोई केमिकल रिएक्शन या फिर इमोशन? वैलेंटाइन वीक इस स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको इस पॉडकास्ट के जरिए प्यार से जुड़ी और हार्ट ब्रेक से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे और साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो जुड़े रहिए इस पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर आरुषि, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस पॉडकास्ट के जरिए हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के सबसे पहला सवाल डॉक्टर आपसे यही पूछना चाहेंगे, आखिर प्यार है क्या और इसका हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है? प्यार एक इमोशन है जो कैरेक्टराइज किया जाता है बाय 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स: इंटीमेसी, पैशन एंड डेडिकेशन और कमिटमेंट। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि हमारी हेल्थ पर प्यार का कोई असर पड़ता है? एब्सोल्युटली। सो प्यार के बहुत बेनिफिट्स होते हैं हमारी इमोशनल वेलबींग के पे, हमारी मेंटल वेलबींग पे, जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है फैमिली इन्वायरमेंट। अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट सपोर्टिव है, इफ़ यू हैव अ पार्टनर हु इज़ अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू हैव समवन हु इज़ देयर इन योर लाइफ टू प्रोवाइड यू लव, you will be at a less risk to develop any mental health issues, which means अगर आपके पास एक पार्टनर है जो आपकी बात सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी इमोशनल नीड्स को केटर कर रहा है, तो आपकी लाइफ से जो एक वॉइड है, एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है, वो चली जाएगी, which will contribute in decreasing your stress levels, which will help you in feeling more fulfilled in life। आप ज़्यादा खुश रहेंगे अगर आपकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला अवेलेबल है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जैसे प्यार का सीधा कनेक्शन दिल से है, तो क्या प्यार की वजह से हमारे हार्ट हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? एब्सोल्युटली। सो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, जिसको आपने सुना होगा लव हार्मोन कहते हैं। सो ऑक्सीटोसिन इज़ अ हार्मोन जो हमारे ब्रेन में नेचुरली रिलीज होता है जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, या जब हमारा पार्टनर हमें कैरिस करता है, हमें पैम्पर करता है। स्किन की स्टिमुलेशन से ऑक्सीटोसिन नेचुरली रिलीज होता है, और हर बार जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इट इंक्रीजेज द फीलिंग्स ऑफ जॉय, it increases feelings of bonding, pleasure, which is why you feel attached to the other person. So these neurochemicals in our brain, which get released by this intimacy with your partner, they help you in reducing your stress levels and feeling more happier, feeling more fulfilled. Now अगर हम heart health की बात करें specifically,
ज़्यादातर लोग स्ट्रेस के रोल को बहुत अंडरमाइन करते हैं इन हार्ट डिजीजेज और एक्चुअली ऑल टर्मिनल इलनेसेस। बट स्ट्रेस हमारी बॉडी में साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है और साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन का रूट कॉज है। साइटोकाइंस से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन से ज़्यादातर टर्मिनल इलनेसेस, ज़्यादातर हार्ट डिजीजेज होते हैं। तो अगर हम अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर लें, हम अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को स्टॉप कर पाएंगे, विच विल हेल्प अस इन मेंटेनिंग आवर हार्ट हेल्थ एज वेल। ओके, मतलब प्यार का हार्ट से कनेक्शन है। बिल्कुल। स्ट्रेस लेवल हमारे कम होंगे तो बाकी चीजों से भी हम थोड़े से बच करके रहेंगे। बिल्कुल। आपने स्ट्रेस की बात की तो इसी से एक और चीज इंटरलिंक्ड है, नींद। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ सोते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है, आपको नींद अच्छी आती है। सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल इंटीमेसी से ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ता है। सो लव अगर आप उसको न्यूरोबायोलॉजिकल टर्म्स में समझो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं, उससे हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन का रिलीज इंक्रीज होता है, जो एक हैप्पी हार्मोन होता है, जो एक लव हार्मोन होता है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ सो रहे हैं, इट विल हेल्प यू टू रिलीज नेचुरली मोर ऑक्सीटोसिन, जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। अगर आपके पास कोई है जो आपको अनवाइंड करने में हेल्प कर रहा है तो आप ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। एंड स्लीप का डायरेक्ट रिलेशन रिलैक्सेशन से होता है। अगर आपका ब्रेन रिलैक्स्ड है, अगर आप रिलैक्स्ड हो, तो आप ज़्यादा जल्दी सो पाओगे और एक बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ग्रेट। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है प्यार किया है। तो एक और चीज़ है, जैसा मैंने पहले भी अपने इंट्रो में भी बोला कि प्यार केमिकल रिएक्शन है या इमोशनल है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप क्या इसको डिफाइन करना चाहेंगे? प्यार एक्चुअली एक मल्टी फैसेटेड कॉम्पोनेंट है, जो इमोशनल भी इसमें कॉम्पोनेंट्स हैं और न्यूरोबायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स भी हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स का, कुछ न्यूरोकेमिकल्स का जो रिलीज है वो नेचुरली इंक्रीज हो जाता है, जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, जो हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर देता है, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग फील कराता है अपने साथ वाले से। तो जी बिल्कुल, तो न्यूरोकेमिकल रिलीज भी हो रहा है व्हेन यू आर फॉलिंग इन लव, एंड ऑफ course it is an emotion because you are caring for someone, you are trying to understand someone, cater to their emotional needs. So it is a mix of both, it's a cocktail of both emotions as well as neurobiological reasons. एक फिल्म का बहुत ही फेमस डायलॉग है कि प्यार भी एक बार होता है, शादी भी एक बार होता है। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि प्यार कई बार हो जाता है। कि अगर हमने किसी से प्यार किया, कुछ चीजों की वजह से ब्रेकअप हो गया, देन कुछ टाइम के बाद मूव ऑन करके प्यार दोबारा भी हो जाता है। तो आप इसको कैसे बताना चाहेंगे कि क्या सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है या बार बार हो सकता है? नहीं, प्यार एक्चुअली होता क्या है, हम ये समझते हैं। प्यार होता है जब आप किसी की तरफ अटैच्ड फील करें, किसी से बॉन्डेड फील करें, कोई आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है कि आपको ऐसा फील हो कि आपके पास अपना एक गो टू पर्सन है, जिसके पास आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं, जिसके साथ आप अपने सारे हैप्पी इमोशंस, अपने सारे डिफिकल्ट इमोशंस शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा एक गो टू पर्सन है जो आपकी सारी बातें समझ रहा है, आपकी नीड्स को समझ पा रहा है और उनको फुलफिल कर रहा है, एक डीपर कनेक्शन है, तो वो डीपर कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही इंसान से फॉर्म करें। और प्यार ज़रूरी नहीं है हमेशा एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो। प्यार आपको अपने दोस्त से भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स से भी हो सकता है, अपने सिबलिंग से भी हो सकता है। लव इज़ बेसिकली एन इमोशन जो आप किसी से एक डीपर लेवल पे एक कनेक्शन फील करते हैं, एक बॉन्डिंग फील करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सबकी लाइफ में वो गो टू पर्सन हमारा पार्टनर ही हो। बहुत लोगों के लिए वो गो टू पर्सन, वो कॉन्फिडेंट, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जो उनको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करे, वो उनके फ्रेंड्स या उनकी पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्यार एक ही बार हो सकता है और प्यार सिर्फ रोमांटिकली ही होना चाहिए। प्यार मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, हर उस इंसान से जो आपकी नीड्स को समझ पा रहा है, जो आपको हर्ट फील कराता है, जो आपकी लोनलीनेस को कम करने में आपकी मदद करता है, आपको ऐसा महसूस कराता है कि वो सिर्फ आपको सुन नहीं रहा पर समझ भी रहा है। हर उस इंसान से आप वो डीपर कनेक्शन जो फील करेंगे वो प्यार होता है। आपके इस आंसर से मेरे पास दो सवाल हैं। जी। पहला, आपने जैसे कहा कि प्यार हम सिबलिंग्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स से भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस एक इंसान से प्यार की वो अलग फीलिंग कैसे आ जाती है? क्योंकि प्यार तो हम अपने पापा से भी करते हैं, मम्मी से भी करते हैं, भाई बहन, दोस्तों से भी करते हैं, बट जो हमारा पार्टनर होता है उससे लव वाली अलग फीलिंग क्यों आती है? जैसे उसको देख करके खुशी मिलना, वो ना हो तो हम उसे खोजते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी यादों में खोए रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या साइकोलॉजिकल रिलेशन है? एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है लव की, जो
वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरीज है जो लव पे आई थी, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था प्यार के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, उसमें प्यार के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इंटीमेसी होती है, विच मीन्स एक फिजिकल अट्रैक्शन होती है जो आप अपने पार्टनर की तरफ फील करते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनके साथ फिजिकली इंटीमेट होके आपकी बॉडी में, जैसे मैंने अभी आपको ऑक्सीटोसिन का बताया, सर्टेन केमिकल्स का रिलीज बढ़ता है, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ और बॉन्डेड फील करते हैं और अट्रैक्टेड फील करते हैं, उनकी तरफ और क्लोज फील करते हैं बिकॉज ऑफ दैट रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। हर बार जब आप उनको हग करें या वो आपको कडल करें, तो वो जो स्किन स्टिम्युलेशन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, उसके कारण आप उनसे ज़्यादा अटैच फील करते हैं। जब हम रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती, उसमें फिजिकल इंटीमेसी भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, उसके साथ साथ इमोशनल इंटीमेसी भी है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल ऑफ केयर भी है कि वो इंसान आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील करा रहा है, वो आपकी नीड्स को बाकी सबकी नीड्स से ऊपर रख रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक बार जैसे आपकी शादी हो जाए, वंस यू गेट मैरिड, तो आपको अपना फोकस हमेशा अपनी वाइफ पे या अपने हस्बैंड पे, अपने पार्टनर पे सबसे पहले रखना चाहिए। स्पेशली हमारे कंट्री में, बिकॉज हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते आए हैं और हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि मोस्टली मैन ये बात समझ नहीं पाते कि शादी के बाद उनको अपनी वाइफ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनकी नीड्स को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रोमांटिक रिलेशनशिप्स का, एक लव रिलेशनशिप का, कि आपको अपनी शादी के बाद अपने पार्टनर को सबसे ऊपर रखना चाहिए, आपको उनकी नीड्स को सबसे पहले रखना चाहिए, फिर किसी और की नीड्स को रखना चाहिए। सो लाइक हम अपने पेशेंट्स को जनरली ये समझाते हैं कि आपके फादर की ड्यूटी थी कि वो आपकी मदर को सबसे पहले रखें। अगर आपके फादर ने वो नहीं किया तो एज अ सन आपको वो कंपनसेट नहीं करना और आपको अपनी मदर की नीड्स को अपनी वाइफ की नीड्स से पहले रख के अपनी वाइफ की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सो लव इज ऑल अबाउट दैट डीपर कनेक्शन, जहाँ पे आप इस बात को समझ पाएं, जहाँ आपके बीच में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे अपने पार्टनर की नीड्स को सबसे पहले फुलफिल करना है, ये मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे फादर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मदर होनी चाहिए और मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा पार्टनर होना चाहिए कि मुझे उनकी नीड्स को सबसे पहले फुलफिल करना है। ग्रेट, आई थिंक ये आपकी इस बात को सुनकर के बहुत सारे लोग और जितनी लड़कियां हैं वो खुश हो जाएंगी कि एटलीस्ट हमारे पार्टनर सुने कि पहले प्रायोरिटी हमें दे, या फिर लड़कियों को भी पहली प्रायोरिटी अपने पार्टनर को देनी चाहिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर, जैसे यहाँ पर हमने मैरिज की बात की, रिलेशनशिप्स की बात की, ऐसा क्यों होता है कि स्टार्ट में सब कुछ अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट रहती है, मजा आता है मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, बट धीरे 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 वो एक्साइटमेंट कम होने लगती है? इसका एक मेजर रीज़न है कि कुछ टाइम के बाद आप अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। सो अगर आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है रिलेशनशिप में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको एक्नॉलेज करें। हर वो छोटा एफर्ट जो आपका पार्टनर आपके लिए कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज ना करें तो आपका पार्टनर भी डीमोटिवेटेड फील करेगा और उसका भी धीरे धीरे इंटरेस्ट डिक्लाइन होता रहेगा आपके लिए कुछ करने का, तो वो भी रिलेशनशिप से विड्रॉ होता रहेगा। और जब आप उसको विड्रॉ होते हुए देखते हो तो आप भी 2 स्टेप पीछे लेने लगते हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंसेस आने लगते हैं। एफर्ट जरूरी है, एफर्ट्स के साथ साथ उनको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है हर वो चीज के लिए जो वो आपके लिए कर रहे हैं। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपके पास पेशेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो आप क्या उनको सलाह देती हैं? कुछ टिप्स जो आप बताना चाहेंगी? हमारे पास जब कपल्स आते हैं मैरिटल थेरेपी के लिए तो कुछ बेसिक टिप्स जो हम उन्हें देते हैं वो ये हैं। सबसे पहले आप अपने पार्टनर की नीड्स को कभी डिसमिस मत करिए। मतलब अगर आपका पार्टनर आपको आके कह रहा है कि मुझे इस बात पे बुरा लगा, तो हमारी एक नेचर होती है बोलना, इतनी छोटी सी बात पे बुरा लग गया, इतनी छोटी सी बात पे हर्ट हो गई हो, वो हमें नहीं करना है। हमें अपने पार्टनर के इमोशनल एक्सपीरियंस को डिसमिस नहीं करना है, हमने उनको जज नहीं करना है, उनकी फीलिंग्स को अंडरमाइन नहीं करना है। उनको ये नहीं फील कराना है कि जो तुम महसूस कर रहे हो वो गलत है या वो छोटी बात है। हमें वो जज नहीं करना है कि जिस बात पे वो उदास हैं वो छोटी बात है या बड़ी बात है। अगर वो उदास हैं तो हमें समझना है कि वो क्यों उदास है और उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करनी है। सो
फर्स्ट टिप इज कि जब भी आपका पार्टनर आपको अपनी नीड्स एक्सप्रेस करे तो आप उसको डिसमिस करने की जगह या उसको ये महसूस कराने की जगह कि ये छोटी बात है या बड़ी बात है, अपनी जजमेंट मत दीजिए, उसकी बात को समझिए और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। दूसरी चीज जो हम कपल्स को सिखाते हैं व्हेन दे आर इन लव इज दैट उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ जब भी आपकी आर्ग्यूमेंट हो एज अ कपल, आपको हमेशा अपने नो गो एरिया सेट करने चाहिए कि जब हम लड़ाई कर रहे हैं ये हमारे नो गो एरियाज हैं जिनको हम टच नहीं करेंगे, विच मीन्स नो गो एरियाज होते हैं जिसके लिए दोनों पार्टनर सेंसिटिव हों, जैसे कि एक दूसरे की फैमिली के बारे में, एक दूसरे के करियर के बारे में, कुछ भी ऐसी पर्सनल चीज जो लेके आपका पार्टनर सेंसिटिव है उसको आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स में ब्रिंग अप नहीं करें। कोई इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है। एग्जैक्टली, कोई किसी का इमोशनल ट्रॉमा, किसी भी चीज को लेके इंसान सेंसिटिव हो सकता है, प्रोफेशनली, पर्सनली, उसकी बॉडी इमेज को लेके या करियर को लेके या उसके फैमिली मेंबर्स को लेके, तो ये नो गो एरियाज हमें पहले से ही सेट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टनर के लिए उसके पार्टनर का ऊंची आवाज में बात करना उसके लिए एक ट्रिगर हो, उसके लिए एक नो गो एरिया हो। तो ये सब चीजें हमें एज अ कपल पहले सेट कर लेनी है कि जब भी हमारी लड़ाई हो हमें ये नो गो एरियाज की रिस्पेक्ट करनी है कि हम लड़ाई के वक्त अपनी आवाज नहीं ऊंची करेंगे, एक दूसरे को गालियां नहीं देंगे, एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे या कोई सेंसिटिव टॉपिक ब्रिंग अप नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरी टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो अभी हमने पहले डिस्कस करी, अपने पार्टनर को हमेशा प्रायोरिटाइज करना, उनकी नीड्स को हमेशा केटर करना और हर वो एफर्ट जो आपका पार्टनर आपके लिए कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है जो हम आज की दौर में भूल जाते हैं बिकॉज हम एक हसल बसल कल्चर में रह रहे हैं, दैट यू फॉरगेट टू टेक आउट क्वालिटी टाइम फॉर योर पार्टनर। तो हमें मेक श्योर करना है कि ऑन अ डेली बेसिस, जैसे हमने अपना एक रूटीन बनाया होता है, उस रूटीन में आपको कोई एक एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ रोज करनी है, जिसमें चाहे वो सिर्फ एक 15 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो, जिसमें आप लोग ना अपने करियर के बारे में ना अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो एक हमें ऐसा क्वालिटी टाइम चाहे 15 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो रखना जरूरी है जहाँ पे आप और आपके पार्टनर रोज कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर एक और चीज होती है, हम दो चीजों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है। कई लोगों को प्यार नहीं होता है, उन्हें सिर्फ अट्रैक्शन होती है, इन्फैचुएशन होती है, और कई लोगों को सच्चा प्यार होता है। कैसे डिफरेंशिएट करें कि प्यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है? जी, सो इन्फैचुएशन जो होती है वो एक फिजिकल अट्रैक्शन होती है कि आप किसी से मिले, आपको उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे लगे, उनकी अपीयरेंस अच्छी लगी, उनकी बॉडी टाइप अच्छी लगी या उनकी कुछ सर्टेन ट्रेट्स अच्छे लगे और आप उनसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। वेयर एज लव ऑन द अदर हैंड, जिसको हम ट्रू लव कहते हैं या सच्चा प्यार कहते हैं, वो तब होता है जब आपको सिर्फ उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके कुछ ट्रेट्स नहीं अच्छे लग रहे, जब आप दोनों एक दूसरे को, मतलब प्यार कभी वन साइडेड नहीं होता, प्यार होता है जब आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली समझ पा रहे हो, आपके बीच में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, आप दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे हो, एक दूसरे की नीड्स को समझ पा रहे हो, और जब आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो बट आप उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। मतलब कम्युनिकेशन में सिर्फ एक्सप्रेसिव होना जरूरी नहीं होता, सामने वाले का रिसेप्टिव होना भी बहुत जरूरी होता है, विच मीन्स कि वो आपकी बात सुने और समझे भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लव का, जो इन्फैचुएशन में नहीं होता। इन्फैचुएशन इज जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन, क्या आपने किसी को देखा, आपकी बॉडी में वो एक डोपामीन रिलीज हुआ बिकॉज आपने उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील किया। वेयर एज व्हेन यू आर इन लव, जब आप डीपली किसी से कनेक्टेड फील करते हैं तो आप उनकी केयर करते हैं, आप उनकी नीड्स को समझते हैं, उसको पूरा करते हैं। ओके। एक और चीज़ है डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि जब भी आप प्यार में होते हो तो अपने पार्टनर की अच्छी और बुरी चीज़ दोनों आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन शुरुआत में उनकी बुरी चीज़ भी पार्टनर को अच्छी लगती है, बट विद टाइम उनकी वो आदतें उन्हें गुस्सा दिलाने लगती है, उन्हें नहीं पसंद आती है। तो ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत में वो जो भी करते थे मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में उन्हीं चीजों से उन्हें चिढ़ मच रही है? ऐसा क्यों? इसका रीजन ये होता है, जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं आप ऐसा उम्मीद करते हैं कि जब आप उनको बताएंगे उनके कौन कौन से बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम है, वो उसमें उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको चेंज करेंगे। बट ओवर टाइम अगर आपका पार्टनर अपने वो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स जो आपके लिए ट्रिगर्स हैं उसको नहीं बदलता है, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा बॉदर
करने लगती है, वो चीज़ हमें ऑफ बैलेंस थ्रो करने लगती है, बिकॉज आपके बिहेवियरल चेंज की वजह से सामने वाले में बिहेवियरल चेंज नहीं आ रहा, जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको उनसे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में लीड करती है, क्योंकि सामने वाला अपना बिहेवियर बदलना ही नहीं चाह रहा है, जबकि आपने उनको इनफ टाइम दे दिया कि वो चेंज करें, आपने उनको अपनी नीड समझा दी, एक्सप्रेस भी कर दिया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ट्रिगर हो रहे हैं, बट फिर भी वो उस चीज़ को लेके या तो रिजिड हैं या स्टबर्न हैं और नहीं चेंज कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो ओवर टाइम वो आपके अंदर एक पेंटेड अप फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करती रहती है। आपने चेंज की बात की, इस वर्ड से आई थिंक पार्टनर्स को नफरत है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्यों बदलूं या तुम मेरे लिए क्यों बदले, हम जैसे हैं एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम सच में ऐसा चाहते हैं कि काश वो हमारे लिए थोड़ा बदल जाए या काश वो हमारे लिए थोड़ा सा बदल जाए, अपनी चीजों को चेंज कर ले। रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स कुछ एडजस्टमेंट और कुछ एकोमोडेशन करें, मतलब कि एकोमोडेशन और एसिमिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिलेशनशिप्स का, विच मीन्स कि दोनों पार्टनर्स को, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर आपके लिए पूरा ब्रिज क्रॉस कर दे और अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज कर दे, तो दोनों पार्टनर्स को मिडवे आना पड़ेगा ब्रिज में, दोनों पार्टनर्स को अपनी पर्सनैलिटी में, अपने ट्रेड्स के बारे में कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी ताकि आप अपने पार्टनर की नीड्स को एकोमोडेट कर पाओ। सो एसिमिलेशन जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब होता है कि हम सबके एक प्री कंसीव नोशंस होते हैं, एक मेंटल इमेज और मेंटल बिलीव सेट होता है रिलेशनशिप्स के बारे में, जो कि हमारे फैमिली इन्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। इसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। सो द काइंड ऑफ फैमिली जिसमें हम बड़े होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स का हमारी तरफ पेरेंटिंग एटीट्यूड होता है, जो हमारी कंडीशनिंग होती है, उसके बेसिस पे हम एक रिलेशनशिप्स के बारे में और अपने बारे में एक इमेज या बिलीफ फॉर्म कर लेते हैं। अब जो बच्चे एक सिक्योर फैमिली इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, जहाँ पे उनके पेरेंट्स ने उनको एक इमोशनल स्पेस प्रोवाइड करी है, जहाँ पे उनके पेरेंट्स उनके इमोशंस को समझ रहे हैं, वो सिर्फ उनसे ये नहीं पूछ रहे कि स्कूल में आज क्या नया पढ़ के आए हो, पर ये भी पूछ रहे हैं कि आज स्कूल में किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया, किसी ने कुछ नेगेटिव तो नहीं बोला, किसी ने कुछ पॉजिटिव तो नहीं बोला। जिस बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि उसके पेरेंट्स उसके इमोशंस को समझ रहे हैं, उसको एक इमोशनल स्पेस दे रहे हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, उस बच्चे में रिलेशनशिप्स को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, उस बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी होगी रिलेशनशिप्स को लेके। और ऐसा बच्चा जब बड़ा होएगा और रिलेशनशिप्स फॉर्म करेगा एज एन एडल्ट, चाहे रोमांटिकली या चाहे फ्रेंडशिप्स, बिकॉज उसके अंदर एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है रिलेशनशिप्स को लेके, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, तो उसका वही एटीट्यूड रिलेशनशिप्स में प्रोजेक्ट होगा। वेयर एज ऑन द ऑपोजिट, ऐसे बच्चे जिनको बचपन में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, जी, जिनको बचपन में एक निग्लेक्टफुल एनवायरनमेंट मिलता है, जिनके पेरेंट्स उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, जिनके पेरेंट्स उनके लिए एज अ पेरेंट अपनी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं, बट एक इमोशनल स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहे बच्चे को, जहाँ पे बच्चा अपना इमोशंस उनके साथ शेयर कर पा रहा है। ये जो बच्चे होते हैं, इनकी सेल्फ एस्टीम जो होती है वो थोड़ी हिल जाती है बचपन में, इस वजह से उनको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, क्योंकि एज अ चाइल्ड आप मीडिया में देख रहे हो, टीवी में, मूवीज में, हर जगह की पेरेंट्स आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, बट अगर आप अपने घर में एक इमोशनल स्पेस नहीं महसूस कर पा रहे जहां आप अपने पेरेंट्स से अपने मन की बात शेयर कर सकते हो, तो बच्चों को लगता है कि मेरे में ही कोई कमी है, मैं ही प्यार के लायक नहीं हूं। तो इन बच्चों का जो अटैचमेंट स्टाइल फॉर्म होता है रिलेशनशिप्स की तरफ, वो बहुत फॉल्टी फॉर्म होता है, क्योंकि इनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है रिलेशनशिप्स को लेके, एक एटीट्यूड ऑफ मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि कोई मुझे समझता नहीं है, मेरे में ही कोई कमी है, मैं प्यार के लायक नहीं हूं। अब एक बच्चा जो पूरी अपनी लाइफ ये सोचता हुआ बड़ा हुआ है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं, जिसके अंदर ये इनसिक्योरिटी है, जब वो एक एडल्ट बनेगा, रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करेगा, तो उसको रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। तो वो हमेशा लोगों की वैलिडेशन पाने की कोशिश करेगा, हमेशा लोगों का अप्रूवल पाने की कोशिश करेगा, उसके अंदर हमेशा रिलेशनशिप को लेके एक मिसट्रस्ट रहेगा, जिसकी वजह से आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग बहुत ही मिसट्रस्टफुल होते हैं रिलेशनशिप्स में, इनसिक्योर होते हैं, पोजेसिव होते हैं, जो अपने पार्टनर को एकदम बॉटल नेक कर देते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। उसका यही कारण है कि उनके अंदर खुद इतनी इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है अपने आप को लेके, तो वो अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटी उस रिलेशनशिप में प्रोजेक्ट करते हैं। डॉक्टर, ऐसा होता है ना कि जैसे अभी वैलेंटाइंस चल रहा है, तो अलग अलग इसके दिन हैं, प्रपोज डे, रोज डे, प्रॉमिस डे, किस डे, हग डे और फिर फाइनल वैलेंटाइंस डे।
तो क्या प्यार के भी ऐसे अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि शुरुआत में कुछ अलग और एंडिंग जाके कुछ अलग हो रही है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। सो सबसे पहले एक रिलेशनशिप, एक प्यार का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है इन्फैचुएशन से या अट्रैक्शन से। जब आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं उनकी अपीयरेंस से या उनके ट्रेट से, धीरे धीरे फिर प्रोसेस शुरू होता है उनको जानने का, उनको अंडरस्टैंड करने का, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग फेज कहते हैं। तो जिसमें आप उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या उनके डिसइंटरेस्ट हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनकी ट्रिगर्स हैं जो हमें रिस्पेक्ट करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद एक फेज़ आता है एकोमोडेशन का, जिसमें आप एक्सेप्टेंस का बेसिकली, जिसमें आप उनको समझने के बाद, उनके ट्रिगर्स को, उनकी नीड्स को समझने के बाद उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें उन्हें नहीं पसंद वो बदलने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ें उनको पसंद हैं वो कोशिश करते हैं कि वो करें ताकि वो खुश रहें, ताकि उनकी इमोशनल वेलबींग मेंटेन रहे, उनकी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है एक फेज़ जिसको हम स्टॉर्मिंग फेज़ कहते हैं, विच मीन्स कि एक बार आपने किसी के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर ली, किसी के साथ आपने एक डीपर कनेक्शन फॉर्म कर लिया, उसके बाद आप उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जितने एफर्ट्स आप उस रिलेशनशिप में कर रहे हैं वो भी उसको रेसिप्रोकेट करें, वो भी उतने ही एफर्ट्स डालें। पर अब जब आपको लगता है कि वो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं और ना ही आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, देन इज़ व्हेन स्टॉर्मिंग शुरू होती है, जिसको हम लड़ाइयाँ कहते हैं कि लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई हैं कपल्स में, क्योंकि वो धीरे धीरे एक दूसरे की सारी नेगेटिव ट्रेड्स, सारे नेगेटिव हैबिट्स नोटिस करने लगते हैं। अगर आप जब ये नोटिस करते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए एक चीज़ नहीं कर रहा जो आपके लिए बहुत इमोशनली ट्रिगरिंग है, तो धीरे धीरे फिर आप उनकी बाकी भी सारे नेगेटिव ट्रेड्स नोटिस करने लगते हो कि कहाँ वो स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं, कहाँ वो अपने बिहेवियर को रिजिड हैं लेके उसको बदलना नहीं चाह रहे हैं और आपसे ही उम्मीद करे जा रहे हैं कि आप ही सारी एडजस्टमेंट और वो करें। उसके बाद आता है एक फेज़ जिसमें उस लड़ाई को रिजॉल्व करके पार्टनर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की नीड्स को केटर करके अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है कि दोनों पार्टनर्स आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड करके उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, या फिर अगर इस स्टेज में वो अपनी रिजिडिटी और स्टबर्ननेस दिखाएं, उसकी वजह से इट ऑफन लीड्स टू सेपरेशन और डाइवोर्सेस। जब दोनों ही पार्टनर्स रिजिड हो जाते हैं कि हमें रिलेशनशिप पे वर्क ही नहीं करना, then is when the relationship falls apart। आज की डेट में जो डाइवोर्स रेट्स इतने बढ़ रहे हैं उसका भी ये रीजन है कि लोगों को लगता है कि एग्जिट करना एक ऑप्शन है, उनको एग्जिट करना एक ईजियर ऑप्शन लगता है दैन चेंजिंग देयर बिहेवियरल ट्रेट्स एंड वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप। और प्यार एक ऐसी चीज़ है या रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सिर्फ एक बार एफर्ट नहीं करना होता, हर दिन एफर्ट करना होता है, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड एवरी डे आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ चाहेंगे जो आपको उनके लिए करना होगा, एंड इन अ सेम मैनर रेसिप्रोकली उनको भी अगर वो आपसे कुछ अगर आप उनसे कुछ चाहते हैं उनको भी वो चीज़ें फुलफिल करनी होंगी। तो हर दिन एफर्ट करना ज़रूरी है। प्यार में हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनिशियल फेज में एफर्ट करो और फिर एफर्ट करने से विड्रॉ कर लिया। एक कंटिन्यूअस एफर्ट करना होता है जब आप किसी के साथ रहना चाहते हैं। ये आई थिंक बहुत सारे पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनका यही जो रहता है मेन कि शुरुआत में तो हमने एफर्ट किया या मेरे पार्टनर ने किया, लेकिन बाद में वो एफर्ट ही नहीं कर रहा, वो प्यार नहीं दिखा रहा, ना कंपैशनेट है, ना कहीं घूमने जा रहे, सब कुछ। तो इसकी वजह से ना हर कपल के आई थिंक लाइफ में एक रफ पैच जरूर आता है। तो उस रफ पैच से वो कैसे डील करे, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? राइट, तो ये रफ पैच ही होता है जब ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास मैरिटल थेरेपी के लिए आते हैं, जिसमें हम उनको आइडेंटिफाई कराते हैं कि क्या उनके कॉग्निटिव एरर्स हैं। कॉग्निटिव एरर्स का मतलब होता है हमारी एक सिचुएशन को इंटरप्रेट करने में क्या फ्लॉज या एरर्स हैं। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको फैमिली इन्वायरमेंट की बात बताई, तो हम सबका एक डिफरेंट फैमिली इन्वायरमेंट रहा है, जिसकी वजह से हम सबकी एक डिफरेंट मेंटल इमेज और मेंटल बिलीव्स हैं अपने बारे में और रिलेशनशिप्स को लेके। तो एक न्यूट्रल सिचुएशन जब हम कन्फ्रंट करेंगे, आपका उसको इंटरप्रेट करने का एक अलग तरीका होगा, मेरा उसको इंटरप्रेट करने का एक अलग तरीका होगा। हम दोनों की इंटरप्रिटेशन कभी सेम नहीं हो सकती, हम दोनों का परसेप्शन अलग होगा। रिलेशनशिप में ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की परसेप्शन को समझने के लिए अपने आप को अपने पार्टनर के शूज़ में डाल के उसकी परसेप्शन को भी समझे। हम सिर्फ अपनी परसेप्शन, अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट ना करें, हम उसकी परसेप्शन को भी समझे, अपने आप को उसके शूज़ में डाल के वो इस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट कर रही है या कर रहा है वो समझें और फिर रिस्पॉन्ड करें, फिर रिएक्ट करें।
विच इज समथिंग जो मोस्टली कपल्स लैक करते हैं। हम सिर्फ और कोई भी गिवन सिचुएशन हो उसमें हमेशा जो एक्चुअल सिचुएशन होगी और जो आपकी इंटरप्रिटेशन होगी उसमें हमेशा अंतर होगा। आपकी एक सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन अपने अंडरलाइंग मेंटल बिलीव्स, मेंटल इमेजेस की वजह से होगी, अपने प्री कंसीव नोशंस की वजह से होगी, और आपकी पार्टनर की अलग होगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एक सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हो, आप दोनों तरफ से करो। सिर्फ अपने हिसाब से सिचुएशन को समझ के रिएक्ट ना करो, उसको भी समझो कि उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, वो क्या इस चीज को कैसे समझ रही है, और उसकी इंटरप्रिटेशन को करेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप एक चीज को गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, एक फ्लॉड तरीके से कर रहे हो, तो आपको उस चीज को करेक्ट करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक कपल हमारे पास आता है जिसमें जो पार्टनर है, मतलब जो मेल है, वो ऐसे फैमिली में ग्रो हुए हैं जहाँ पे उनको हमेशा ऐसा फील कराया जाता था कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 10 में से 6 चीज़ें ऑर्डर कर देंगे ग्रॉसरी की और 4 नहीं करेंगे, तो उनके पेरेंट्स उनको उन 4 चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज करते थे कि तुम पे तो हम डिपेंड नहीं कर सकते, तुम्हें बिलीव नहीं कर सकते, तुमने ये काम नहीं किया। और ऐसा काफ़ी इंडियन पेरेंट्स का नेचर होता है, क्रिटिकल नेचर होता है, स्पेशली बॉयज़ की तरफ और ज़्यादा होता है। तो क्योंकि वो ऐसे फैमिली एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ जहाँ पे उसको हमेशा क्रिटिसाइज करा जाता था, उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर्म हो गई कि कोई मेरे पे रिलाई नहीं करता, कोई मेरे पे डिपेंड नहीं कर सकता। अब एक बहुत न्यूट्रल सिचुएशन जिसमें उनकी नई नई शादी हुई थी, उनके पार्टनर को काफ़ी फोबिया है पानी को लेके, उनको वाटर फोबिया है। तो उन्होंने उनको बोला कि हम हनीमून के लिए बीच पे नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे पानी से फोबिया है। अब एज अ न्यूट्रल पर्सन आप ये समझ पा रहे हो, इट इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फियर। वो डर रही थी पानी से, इसलिए वो बीच डेस्टिनेशन पे नहीं जाना चाहती थी। बट इन्होंने उसको कैसे परसीव किया कि तू मुझे ट्रस्ट नहीं करती, तुझे लगता है तू मेरे पे डिपेंड नहीं कर सकती, तेरे को लगता है मैं तेरा ध्यान नहीं रख पाऊंगा, तेरे को लगता है मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, तेरे को लगता है मैं तेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा अगर हम जाएंगे भी बीच पे, तो अगर कुछ हुआ तो मैं तेरा ध्यान रख लूंगा। तो उसने इस पूरी सिचुएशन को मिसरीड कर लिया। उसने उसकी बात में वो जिसको हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहते हैं, उन्होंने रीड बिटवीन द लाइंस करा और सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट कर लिया। क्यों? अपने कॉग्निटिव एरर्स की वजह से, अपनी एक फॉल्टी इमेज जो उनकी अपने बारे में बनी हुई थी अपने फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से, उसकी वजह से। क्योंकि उनको हमेशा से ऐसा महसूस हुआ अपनी क्रिटिकल पेरेंटिंग की वजह से कि लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते या लोग मेरे में कमियां निकालते रहते हैं। यहाँ पे उनके पार्टनर उनमें कमी निकाल भी नहीं रहे थे, बट वो डिफेंसिव हो गए और उन्होंने इतना रिस्पॉन्ड कर दिया इस सिचुएशन में। तो इसको ही हम कॉग्निटिव एरर्स कहते हैं, इसको ही हम इंटरप्रिटेशनल एरर्स कहते हैं, जो हमारी ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो फ्लॉज या एरर्स होते हैं हमारे एक सिचुएशन को परसीव करने में। तो एज अ कपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिएक्ट करने से और हम सबकी आदत होती है, हम जैसे ही ट्रिगर होते हैं हम इमिजिएटली रिएक्ट कर देते हैं, विच इज़ वाई वी ऑफन टेल कपल्स कि आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड आप तब कर पाओगे जब आप हमेशा बाय द पुल ऑफ इमोशनैलिटी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, हमेशा अपना इमोशनल माइंड नहीं यूज़ कर रहे हो एक सिचुएशन में बिहेव करने के लिए, आप अपना वाइज माइंड यूज़ कर रहे हो। वाइज माइंड यूज़ करने का मतलब है सिर्फ अपनी नज़र से सिचुएशन को मत देखो, अपने पार्टनर की भी इंटरप्रिटेशन समझो। अब अगर यही उन्होंने उसको समझा होता तो उन्हें समझ आता कि वो डर से कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनको डाउट कर रही है या उन पे मिसट्रस्ट कर रही है या उसको लग रहा है कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो उनकी कैपेबिलिटी को डाउट ही नहीं कर रही थी, बट क्योंकि उस बेचारे की कैपेबिलिटी को हमेशा से ही सब डाउट करते आए हैं तो उसको लगा ये भी कर रही है। ये एक बहुत मतलब ये एग्जांपल्स हैं, आई एम श्योर आपको समझ आएगा कितनी छोटी सी बात है बट रिलेशनशिप में ये कितनी बड़ी बात बन सकती है। बिल्कुल, आपने यहाँ पे जैसे रिएक्शन और रिस्पॉन्ड की भी बात की, तो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर कि जैसे हमें गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा या ये फ्रस्ट्रेशन या ये रिएक्शन हम अपने बॉस पे तो नहीं करते कि जाके उस पर चिल्ला दिया या उसको बोल दिया, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई या दोस्तों पर तो नहीं करते, लेकिन हम अपने पार्टनर पर क्यों करते हैं? इजी टारगेट होता है ना, पता है मतलब कि ये सामने वाला जो है समझ जाएगा। आपको पता है कि क्या होता है जब आप किसी से इतने डीपली कनेक्टेड होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि दिस इज माय पर्सन, इसके साथ मैं अगर अपना एंगर कहीं और का, अपने बॉस का इस पे भी निकालूंगा तो ये समझ पाएगा या ये समझ पाएगी, इसको तो मैं फिर मना सकता हूँ, बट उनको मैं नहीं, उनके साथ मैं अपना एक्चुअल इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। बट ये तो मेरी गो टू पर्सन है, इसके साथ मैं
अपना एंगर एक्सप्रेस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने। बिल्कुल, और यही हम गलती कर देते हैं कि हम ये नहीं समझते कि अगर जिस इंसान की गलती नहीं है, जो सोर्स ऑफ एंगर नहीं है, अगर उस पर हम अपना एंगर निकाल रहे हैं, हमें लगता है कि वो ये मेरा पर्सन है, इसके साथ मैं जैसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने इमोशंस, बट वो गलत है। आप अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, ये चीज भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी कपल या रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बाहर एकदम सोफिस्टिकेटेड अच्छे बन के रहेंगे, और हम अपना जो ट्रू सेल्फ है, हम गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन अपने पार्टनर पर दिखा सकते हैं। बट आई थिंक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप भी इस बात से एग्री करोगे कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम बाहर जैसे भी रहें, अपने पार्टनर के साथ हमें अच्छा बिहेव करना है, अच्छे से रहना है, उसको समझना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही है जो हमारे लिए मैटर करता है। बिल्कुल, हम क्या करते हैं, हम दूसरों की वैलिडेशन के लिए थ्राइव करते रहते हैं, पर हमें दूसरों की वैलिडेशन नहीं चाहिए। जो पीपल प्लीजिंग नेचर जिसे हम कहते हैं, हमें लोगों को प्लीज करने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पार्टनर को प्लीज करें, उसको खुश रखें। हमें उसकी वैलिडेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए देन पीपल आउटसाइड योर हाउस। एग्जैक्टली। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्यार की अच्छे तरीके से बहुत ही मतलब ब्यूटीफुली बात कर ली कि प्यार क्या होता है, क्यों होता है, इसके अलग अलग फेजेस और स्टेज की बात कर ली। अब आते हैं ब्रेकअप पर कि यूजुअली बहुत से लोगों का जो रफ पैच है वो सीधे ब्रेकअप में चला जाता है या सेपरेशन में चला जाता है अगर वो मैरिड होते हैं। तो अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है किसी भी रीजन से, तो उस ब्रेकअप के दर्द से हम बाहर कैसे निकले? राइट। अच्छा जैसे हमने अटैचमेंट स्टाइल की बात करी, तो अगर आप अपनी अटैचमेंट किसी के साथ फॉर्म कर लेते हैं, अगर आप किसी पे एक लेवल ऑफ ट्रस्ट फॉर्म कर लेते हैं, उनके लिए केयर करने लगते हैं, उनके साथ एक सेंस ऑफ कंपैशन, अटैचमेंट, अफेक्शन फील करने लगते हैं, और वो सडनली आपकी लाइफ से चला जाए, तो एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाती है जो कंपनसेट करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। आपकी लाइफ में चाहे 10 फ्रेंड्स हों, 10 फैमिली मेम्बर्स हों, पर जो बॉन्ड आपका उस पर्सन से था वो इररिप्लेसेबल है, वो आप किसी और से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो उस पेन को डील करने में काफ़ी टाइम लगता है, उस पेन से हील करने में बहुत टाइम लगता है, बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो हीलिंग प्रोसेस में हम अपने आप को प्यार करना ना छोड़ दें, जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं कि जब वो ब्रेकअप के थ्रू या सेपरेशन के थ्रू जा रहे होते हैं, वो अपना ध्यान रखना बंद कर देते हैं, वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगते हैं। वो हमें नहीं करना है, हमें अपनी इमोशनल नीड्स को कभी सप्रेस नहीं करना है, कभी अवॉइड नहीं करना है। सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे जब आप एक ब्रेकअप या सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, सेल्फ केयर मतलब मेक श्योर करना कि आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आप सिर्फ अपनी प्लेजर के लिए कर रहे हो, सेंस ऑफ जॉय, सेंस ऑफ हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो, चाहे वो डांसिंग है, स्विमिंग है, पेंटिंग है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, टीवी देखना है, एक्सरसाइज करना है, जो भी है वो आपके लिए कोई 2 प्लेजर एक्टिविटीज़ आप रोज़ अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए। तो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करना विच कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है इस फेज़ में, ताकि आप अपना सेल्फ लव ना भूलो। साइकोलॉजिकली ना एक हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स होता है जिसमें आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर से, आपका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, अपनी जॉब से, सोसाइटी से, सब लोअर लेवल पे आता है। उस हायरार्की के सबसे टॉप पे होता है जो रिलेशनशिप आपका अपनी माइंड एंड बॉडी से होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करो। सेल्फ लव जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको नहीं छोड़ना है, उसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है उस हायरार्की की बाकी चीज़ों के लिए जो लोअर लेवल पे आती हैं। हम ज़्यादातर क्या गलती करते हैं, हायरार्की की लोअर लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स की वजह से जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप है जो आपका खुद से है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट फॉर्म होने लगता है अपने आप से। एंड विद टाइम अगर एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट या डिसोसिएशन फॉर्म होने लगे तो इट लीड्स टू डिप्रेसिव सिम्टम्स। जब आप अपने आप से ही डिसोसिएटेड फील करेंगे, डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, तो उससे जाहिर सी बात है धीरे धीरे आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगेंगे। एग्जैक्टली। अभी जैसे हम लोग ब्रेकअप की बात कर रहे थे तो आपने बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं। कई लोग ऐसा होता है कि ब्रेकअप से बहुत इजीली डील कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग जैसे अपने पार्टनर को लेट सपोज बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, एक क्लोजर मांग रहे हैं या बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, ऐसा क्या मेरे में कोई गलती थी, सेल्फ डाउट होने लगता है। तो वो आप समझ रहे हो कि कैसे उनकी अटैचमेंट स्टाइल और उनकी सेल्फ इमेज से रिलेटेड है। जो इंसान इमोशनली सिक्योर हो
होगा वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को डील कर पाएगा। बट जो इमोशनली इनसिक्योर होगा, जिसको ऑलरेडी अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट होगा, अपनी लाइकेबिलिटी पे डाउट होगा, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एक्सेप्ट करना ब्रेकअप और उससे हील करना भी, क्योंकि वो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, उनके अंदर ऑलरेडी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, मिसट्रस्ट था अपने बारे में, जो उस ब्रेकअप से और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। तो उनके लिए इस चीज़ को कोप करना और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। वेयर एज जो लोग इमोशनली सिक्योर होते हैं, जो इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप्स में रहे होते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है कोप अप करना, क्योंकि उनके पास एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी है और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ भी है। वो ब्रेकअप से वो अपनी सेल्फ एस्टीम को डाउट नहीं करने लगते, अपनी वर्थ को डाउट नहीं करने लगते। अगर आप अपनी वर्थ को डाउट नहीं कर रहे हो एक सेपरेशन या ब्रेकअप से, आपको अपने ऊपर बिलीव है कि मेरी कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ, तो आप ज़्यादा जल्दी उस चीज़ से हील कर पाओगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपके अंदर ऑलरेडी एक सेंस ऑफ डाउट है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया, तो उस चीज़ को ओवरकम करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। एग्जैक्टली। बट यहाँ पे जैसे कुछ डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, जैसे अगर लेट्स सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो कोई ऐसा होगा कि उसने एक बार सच्चा प्यार कर लिया, पूरी लाइफ अब वो उसी की यादों में रहेगा, ना वो मूव ऑन करेगा या करेगी, ना किसी रिलेशनशिप में आएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली मूव ऑन कर लेते हैं। सबकी इमोशनल रेजिलियंस अलग होती है। तो ये जो दो तरह के, जी, तो जैसे ये दो तरह के लोग होते हैं, तो जिन्होंने इजीली मूव ऑन कर लिया, वो जब नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसमें क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, या क्या उनके लिए इजी हो जाता है? अच्छा, ये एक बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सेम चीज़ फील करे एक ब्रेकअप के बाद अगर वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं। वो काफ़ी डिपेंड करता है आपकी अपनी मेंटल इमेजेस पे, अपने बारे में जो आपकी इंटरनल इमेज है, बिलीव्स हैं, उस पे। सो ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान ने ब्रेकअप से रिकवर कर लिया और नेक्स्ट रिलेशनशिप में गए, तो वो कॉशियस रहें कि जो गलतियां पिछले रिलेशनशिप में करी थी, या जो चीज़ों के को लेके उन्हें लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिया था या ओवर कंपनसेट कर दिया था, इस रिलेशनशिप में मैं वो ना करूं, मैं अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके चलूं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनको अगर धोखा मिला है तो वो उस चीज़ को लेके अगले रिलेशनशिप में बहुत कॉशियस रहेंगे, हमेशा गार्डेड रहेंगे कि मुझे मेक श्योर करना है कि ये इंसान मेरे को चीट ना करे। तो वो हमेशा एक उस पे रहेंगे, ऑन द रडार रहेंगे कि मुझे हमेशा नोटिस करना है, हाइपर विजिलेंस में रहेंगे। बिल्कुल। तो डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से उनकी सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, और उनके रिलेशनशिप के पैटर्न पर भी डिपेंड करता है कि कैसा क्या होता है, उनका अटैचमेंट स्टाइल, उनका रीजंस फॉर द रिलेशनशिप फॉलिंग आउट, सेल्फ इमेज, मल्टीपल चीजें इस चीज को इफेक्ट करेंगी जो हर इंसान के लिए डिफरेंट होगी। क्लोजर कितना जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए आफ्टर ब्रेकअप? क्लोजर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको नहीं पता हो कि सामने वाले ने आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया है, तो आप उस चीज़ को हमेशा वंडर करते रहेंगे, वो आपके लिए हमेशा एक डाउट रहेगा। एंड ह्यूमन ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि जब भी हमारे साथ कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, हम हमेशा पर्सनलाइज करने लगते हैं, हम एक पर्सनल मीनिंग अटैच करने लगते हैं हर अनफेवरेबल आउटकम से, हर नेगेटिव एक्सपीरियंस से जो हमारे साथ होता है। तो अगर हमें वो क्लोजर मिल जाएगा, तो जो हमारे ब्रेन की टेंडेंसी है अपने आप को उस चीज़ से एसोसिएट करने की, वो नहीं होगा। आपको एक क्लैरिटी होगी कि इस इंसान की अपनी इंटेंशंस, अपने रीजंस थे ये रिलेशनशिप खत्म करने की, इट इज नॉट रिलेटेड टू मी। और जिन लोगों को क्लोजर नहीं मिल पाता, वो हमेशा अपने आप को ही डाउट करते रहते हैं, अपने आप पे ही उनको बिलीव नहीं होता कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरे में कोई कमी तो नहीं थी, मैं प्यार के लायक नहीं था। इस तरह के डाउट्स उनको फिर पूरी लाइफ परेशान करते रहते हैं। तो ताकि एक इंसान पर्सनलाइजेशन और ब्लेमिंग के उस स्पाइरल में ना फंसे, तो क्लोजर पाना बहुत ज़रूरी है। चीटिंग की बात की जैसे आपने डॉक्टर, तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि चीटिंग के बाद वो पार्टनर से सेपरेट हो जाते हैं, और कुछ लोग होता है कि उन्होंने चीटिंग की, माफ़ी मांग ली, फिर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, वापस रिलेशनशिप में आ गए। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, क्या आप एडवाइस देती हैं कि चीटिंग के बाद रिलेशनशिप में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? ओके, सो सी अगेन, अब चीटिंग को लेके हर इंसान का एक डिफरेंट परसेप्शन हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर उनका पार्टनर किसी और के साथ इमोशनली इन्वॉल्व्ड है, वो उनके लिए एक चीटिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर उनका पार्टनर फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व है, वो चीटिंग हो सकती है। हर इंसान का एक्सेप्टेंस किस चीज़ को लेके कितना है, वो डिफर करता है। तो हम एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं दे सकते सबके लिए कि ये सही है या गलत, मतलब हम उसको लेबल करके बॉक्स में नहीं डालना चाहते कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो डिफर करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपके लिए कितना
वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर पाओगे, आपको लगता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रह पाओगे और रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, आगे नरिश कर पाओगे रिलेशनशिप को, तो यू शुड टेक दैट डिसीजन। बट अगर आपको लगता है कि उस चीज़ को भूल के आगे इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करना, कमिट करना आपके लिए मुश्किल है, तो यू शुड नेवर गो अहेड विद इट। सो वो एक ये जो चीज़ें काफ़ी डिफर करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इससे ना एक और मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कुछ लोग होते हैं वन मैन वुमन या वन वुमन मैन, उन्हें एक इंसान से प्यार हुआ, वो उसी के साथ रहेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे। कुछ लड़के या लड़कियां होते हैं ऐसे जो किसी रिलेशनशिप में है, किसी से प्यार भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो दूसरे पर्सन से भी अट्रैक्ट होंगे या इन्फैचुएट होंगे। ऐसा क्यों होता है? सी, अगर एक इंसान अपने रिलेशनशिप के बाहर जाके एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है या एक पार्टनर के होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इसका क्लियर साइकोलॉजिकल रीज़न होता ये है कि उसकी सारी नीड्स अपने पार्टनर से फुलफिल नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो डिप्राइव्ड फील कर रहा है, चाहे वो इमोशनली डिप्राइव्ड फील कर रहा हो, चाहे वो फिजिकली डिप्राइव्ड फील कर रहा हो। कुछ सेंस ऑफ डिप्रिवेशन अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तभी आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो आपको वो डेप्रिवेशन कंपनसेट कर रहा हो। मतलब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं पा रहा, मेरी बात नहीं सुनता है, हमेशा अपनी ही बातों को ऊपर रखता है, और मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरी बात को समझ पा रहा हो, जो मुझे लगता है मुझे सुन रहा है, मेरे इमोशंस को केटर कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करूंगी। और सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं, इवन हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो लव हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा रिलीज होंगे जब आप उस इंसान के साथ होंगे। जब वो इंसान आपको समझेगा तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए जब भी एक इंसान अपने रिलेशनशिप के बाहर जाता है, उसका कहीं ना कहीं रीज़न कुछ फॉर्म ऑफ डेप्रिवेशन होती है जो उसको अपने पार्टनर से मिल रही होती है। बट having said that done, in my viewpoint it is very wrong कि आप अपने, अगर आपकी नीड्स अपने पार्टनर से फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आप किसी और में वो नीड सीक करने लगते हैं। या तो आपको अपने पार्टनर को क्लियर कर देना चाहिए कि ये नीड्स मेरी आपसे फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, अगर आप कर सकते हो तो आप मुझे बताओ, अगर आप नहीं कर सकते तो वी शुड एंड दिस रिलेशनशिप, अगर वो नीड्स मेरी कहीं और से फुलफिल हो रही हैं। बट एक रिलेशनशिप में रहना और साथ में ही कहीं और इन्वॉल्व होना, उसमें आप 3 लोगों की लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि पहले आप अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करो, उसको बताओ कि आपकी कौन सी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, आपको क्यों डिप्राइव लग रहा है, आपको क्यों लोनली लग रहा है रिलेशनशिप में। जैसे काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं कपल्स और बोलते हैं हमें रिलेशनशिप में होके भी सिंगल लगता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पर वर्क करो, आप अपने पार्टनर से बात करो। आपका पार्टनर नहीं समझ रहा तो आप उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाओ, आप उनको एक मैरिटल थेरेपिस्ट के पास लेके जाओ और उस चीज़ पे वर्क करो, रिजॉल्व करो। जब आपने अपनी तरफ से सारा एफर्ट कर लिया है रिलेशनशिप में और फिर भी आपकी एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन खत्म नहीं हो रही, देन इज व्हेन यू शुड थिंक कि ठीक है, अब मुझे इस रिलेशनशिप को आगे नहीं चलाना, नाउ आई शुड ड्रॉ माई बाउंड्री हियर एंड आई शुड पुट अ फुल स्टॉप टू इट। उसके बाद आप जाओ बाहर, आपकी जहाँ नीड्स फुलफिल हो रही हैं आप करो। बट द फर्स्ट स्टेप, द प्रायर स्टेप दैट यू शुड टेक इज कि पहले आप अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करके उन इश्यूज पे वर्क करने की कोशिश करो। एग्जैक्टली। आपने यहाँ पर बात की कि आपके पास बहुत सारे कपल्स आते हैं। इस पॉडकास्ट का मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपके पास इतने सारे कपल्स या पार्टनर्स आते होंगे अलग अलग कंडीशंस लेकर के, प्रॉब्लम्स लेकर के, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से ताकि उन्हें उनके एक्सपीरियंस से रियलाइज हो कि हमें ये गलती नहीं करनी? जी, जैसे कुछ चीज़ें, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया पहले भी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम काफ़ी कपल्स में नोटिस करते हैं होता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे कि अपनी नीड्स क्या हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बिना बोले सामने वाला समझ जाए, जो पॉसिबल नहीं होता। ये सब चीज़ें सिर्फ मूवीज़ में अच्छी लगती हैं कि आपके बिना बोले सामने वाला आपकी नीड समझ जाए, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी नीड्स एक्सप्रेस करना नहीं होता, बट सामने वाले का एक नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड करना भी होता है कि वो बिना जजमेंट के आपको सुने। वो सामने वाले को एक गुड लिसनर होना भी ज़रूरी है। तो मतलब एक कपल के लिए
कम्युनिकेट करना, गुड एक्सप्रेशंस होना, एक्सप्रेसिव होना, एज वेल एज गुड लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप बिना जजमेंट दिए एक नॉन जजमेंटल स्पेस अपने पार्टनर को दे रहे हो, उनको सुन रहे हो वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो। एम्पैथी जो होता है वो एक रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, कि आप अपने पार्टनर के साथ एम्पैथाइज कर पा रहे हो, अपने आप को उनके शूज़ में डाल के उनके इमोशंस और फीलिंग्स को उनके परसेप्शन से समझ पा रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है जो हम लैक करते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको नो गो एरियाज बताए, तो वो चीज़ें कपल्स फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 10 से 100 हो जाती हैं, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट में वो सेम चीज़ें ब्रिंग अप कर रहे हैं रेपिटेटिवली। और ये पैटर्न्स आपने काफ़ी नोटिस करे होंगे रिलेशनशिप्स में, कि हम एक ही चीज़ को बार बार हर आर्ग्यूमेंट में ब्रिंग अप कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वो चीज़ अनसॉल्वेबल है, वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती या हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं या दूसरे लोगों के एक्शंस को इन्वॉल्व करती हैं, उसको हम हर बार अपनी आर्ग्यूमेंट्स में ना ब्रिंग अप करें, क्योंकि उससे हम प्रॉब्लम को ट्रबल शूट नहीं कर रहे हैं ना, उससे हम प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हर आर्ग्यूमेंट के आर्ग्यूमेंट्स होंगी, आर्ग्यूमेंट्स आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। हर कपल में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, फाइट्स होती हैं। हमें उन फाइट्स के वक्त बस इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि हम नो गो एरियाज़ को टच ना करें, एक दूसरे को हर्ट ना करें, एक दूसरे को कुछ ऑफेंसिव ना बोलें, कुछ हर्टफुल ना बोलें, एक दूसरे के साथ एग्रेसिव ना हो। सो कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना, गुड लिसनिंग होना, एक्सप्रेस करना, एक दूसरे की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करके एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। बल्कि हम तो ज़्यादातर कपल्स को एडवाइस करते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस आप एक बिहेवियरल शेड्यूल बना लीजिए कि आपने दिन में 2 चीज़ें ऐसी करनी है जो आप सिर्फ अपने पार्टनर की खुशी के लिए करोगे, चाहे वो चीज़ आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर को शाम को वॉक पे जाना पसंद है, आप उनके साथ वॉक पे चले जाओ। अगर आपके पार्टनर को सुबह आपके साथ चाय पीना अच्छा लगता है, आप उनके लिए वो करो। अगर आपके पार्टनर चाहते हैं आप उनके साथ जिम ज्वाइन करो या कोई डांस क्लास ज्वाइन करो, तो आप उनकी खुशी के लिए वो करो। तो डेली बेसिस पे अपने पार्टनर के लिए कुछ 2 एक्टिविटीज करने की कोशिश करिए, एज वेल एज स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि मैरिज के बाद आप अपनी फैमिली, मतलब अपनी वाइफ और आपकी फैमिली, आपके बच्चे, वो फैमिली और जिस फैमिली से आप आए हैं, मतलब आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, उस फैमिली में एक एडिक्वेट बाउंड्री बना के चल पाएँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अपनी मदर की नीड्स को केटर करने के लिए, उनको खुश करने के लिए आप अपनी बीवी की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या आप उनको खुश करने के लिए अपनी बीवी को एडजस्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, कि आप अपने पार्टनर की नीड्स को सबसे ऊपर रखिए, उसको प्रायोरिटाइज करिए और एक बाउंड्री मेंटेन करके चलिए कि कोई आपके पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट ना करे। वो आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करिए, उस बिकॉज आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ के उस एनवायरनमेंट में आपके लिए आया है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको वो रिस्पेक्ट दिलवाइए जो वो डिजर्व करता है। तो उसके लिए वो स्टैंड लेना, उसको उसके सारे राइट्स दिलवाना, वो एक पार्टनर की ड्यूटी होती है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कपल्स को फॉलो करनी चाहिए। कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आप अपने पार्टनर की नीड्स को रिस्पेक्ट करो और मेक श्योर करो कि कोई फैमिली मेंबर उसकी नीड्स को डिसरिस्पेक्ट ना कर रहा हो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई कि अपने पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एफर्ट बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप वैलेंटाइन डे के इन दिनों और पड़ावों को पार करके एक फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। डॉक्टर आरुषि ने हमें काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी की, प्यार के बारे में, हार्ट ब्रेक के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो कपल्स हैं या पार्टनर्स हैं वो फेस करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। और थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू ऑडियंस।